हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको हिंदी का सेकंड पेपर पढ़ाएंगे। हिंदी सेकंड पेपर यानी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जैसा कि बच्चे समझते हैं कि बहुत ही नीरस सब्जेक्ट होता है। हिंदी पढ़ना अक्सर बच्चों को बोरिंग लगता है, व्याकरण पढ़ना। लेकिन अगर उसको हम भाषा कौशल से जोड़ के पढ़ते हैं तो वो खेल की तरह आनंददायक या रुचिकर हो जाता है। और जब व्याकरण भाषा कौशल से जुड़ जाता है तो भाषा जो है रोचक और रोमांचक हो जाती है। तो आज हम आपको आपका पहला अध्याय पढ़ाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द जो है ये संस्कृत से उद्भूत हुआ है। संस्कृत का भस धातु से, धातु मीन्स होती है क्रिया, तो भस भस धातु है, धातु क्रिया है। तो भस कौन सी क्रिया है? भस मतलब होता है स्पष्ट वाणी, जिसको हम इस पर जो कुछ भी कहा जाए उसको अगर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं तो वही भाषा है। भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हमें अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आपने बचपन से ही पढ़ा है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने विचारों को से दूसरों को अवगत कराना पड़ता है, और दूसरे के विचारों को भी हमें सुनना और समझना पड़ता है, और उनकी जानकारी रखना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में भाषा की बहुत उपयोगिता है। भाषा शब्द का कहाँ से उद्भूत हुआ है? भाषा शब्द ये आप समझ गए, ये संस्कृत का शब्द है और भस धातु से ये निकला है। तो आइए हम इसके लिए आपको तर्क समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, किसी बुक स्टॉल पे गए बुक लेने के लिए। तो एक बच्चा इशारे से समझाता है कि हमको ये बुक चाहिए, लेकिन फिर भी शॉपकीपर को कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या देना है। दूसरा बच्चा उसको भाषा में उसको बोल कर बताता है कि इसको इस राइटर की ये बुक चाहिए, तो वो शॉपकीपर तुरंत ही वो बुक निकाल के दे देता है। तो इसको भाषा का महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि ये भाषा है। हम किसी भी बात को जब बोलकर समझाते हैं तो अगला सुनकर उस बात को समझता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और इसमें एक सांकेतिक भाषा भी जोड़ी जाती है। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि वो बच्चा जब गया तो उन्होंने संकेत से कुछ कहा, इशारे में कुछ बताया दुकानदार को, लेकिन वो नहीं समझ पाया, तो उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन हर संकेत हमारे समझ में नहीं आता है। हो सकता है आप कुछ संकेतों में हमें समझाना चाहें लेकिन हमको ना समझ में आए। और जब भी हम कोई भाषा बोल कर बताते हैं, कुछ भी शब्द कहते हैं, अगर वो भाषा में है, उस भाषा में है जो हमको समझ में आती है, तो वह भाषा हमको तुरंत समझ में आ जाती है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो इसी को भाषा कहते हैं। तो आइए भाषा के दोनों रूपों को देखते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वो होती है जो मुंह से बोली जाती है। इसके दो रूप होते हैं, बोलना और सुनना। जैसे क्लास में टीचर जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, बोल कर पढ़ाते हैं, वो एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। और भी बहुत से मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। जैसे रेडियो पे हम कुछ सुनते हैं, या दूरदर्शन पे जो भी प्रोग्राम प्रसारित होता है हम देखते हैं तो उसको सुनते भी हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही रूप है। उसमें हम कुछ लिखते नहीं हैं, ना ही कुछ लिख के भी उसमें दिखाया जाता है, लेकिन उसमें मुख्य स्रोत उसका मौखिक भाषा ही होता है। और जो भी बहुत से प्रोग्राम, जैसे कमेंट्री हम सुनते हैं, काव्य पाठ याद करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, टेलीफोन पर बातें करते हैं, गीत संगीत, कोई भी संगीत का प्रोग्राम होता है तो उसमें हम संगीत सुनते हैं, वो भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। बहुत से ऐसे मौखिक भाषा के कार्यक्रम होते हैं। टेप रिकॉर्डर, हम कोई भी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं मोबाइल में या टेप रिकॉर्डर में, या प्रवचन सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का दूसरा रूप क्या है? भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? लिखित भाषा जो हम अपने विचारों को लिखते हैं, अपने विचारों भावों को लिख कर किसी तक भेजते हैं, या किसी भी बुक में लिख के रखते हैं, डायरी में लिख के रखते हैं, जो भी विचार, वो लिखित भाषा का रूप है। तो मान लीजिए हमें अपने विचारों को, भाषा का जैसे मैंने आपका रूप बताया कि अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही भाषा होता है। तो मौखिक रूप में हम बोलकर समझाते हैं। लिखित रूप में क्या करते हैं? जैसे दूर स्थित व्यक्तियों को हम अपनी भाषा लिखकर, अपने विचार लिखकर भेजते हैं, पत्र के द्वारा, एसएमएस के माध्यम से। ये जो है भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। जैसे हम पुस्तकों को लिखते हैं,
साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं मुद्रित होकर बाजार में उपलब्ध होती हैं। लेख, कहानी, संस्मरण, ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि भाषा का लिखित उदाहरण होते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे क्लास में टीचर्स कुछ भी एक्सप्लेन करता है तो वो तो मौखिक रूप हो जाता है, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर बोलते हैं तो आप लोग उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं, अपने आंसर पुस्तिका में लिखते हैं, तो वो लिखित रूप होता है। हाँ, आप पेपर देते हैं एग्जाम के समय में, वो भी भाषा का एक लिखित रूप है। किस्से कहानियाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्लास में हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप नोट्स भी बनाते हैं, ये सब क्या है? ये सब लिखित रूप हैं। पत्रिकाएं जो होती हैं या पत्र लिख के किसी को भेजते हैं, मोबाइल में भी एसएमएस करते हैं, और भी बहुत सी कविताएं कुछ लोग लिख के डालते हैं या बहुत सी चीज़ें लिख के डालते हैं मोबाइल में, वो भी भाषा का एक लिखित रूप भी होता है। भाषा के और अनेक माध्यम है, जैसे बहुत सी भाषा का अनेक रूप है, एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे मातृभाषा, आप कहेंगे मातृभाषा क्या है? मातृभाषा शाब्दिक अर्थ समझिए, मातृभाषा का मतलब है जो माँ की भाषा। यहाँ मातृभाषा का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरी माँ सिर्फ बोलती हो। जब बच्चा जन्म लेता है और बोलना सीखता है तो उसके परिवार में, उसके अगल बगल, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? हम जब बचपन में जो भाषा सीखते हैं, जो हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवेश में जो भाषा बोली जाती है और जिसका हम शुरू में ही उच्चारण करना सीखते हैं, पहले शब्द से जिस भाषा में बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। भाषा का एक और रूप देखिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, तो किसी राष्ट्र के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो भारत में कौन सी भाषा बहुसंख्यक लोग बोलते हैं? भारत में बहुसंख्यक हिंदी बोलते हैं। सभी राज्यों में करीब करीब हिंदी सभी लोग समझते हैं, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके आगे आती है राजभाषा, ये भी भाषा का ही रूप है। तो देश के सभी कार्यालयों में जो देश का कामकाज होता है, सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं वो राजभाषा होती है।